10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन फिजिक्स का पहला चैप्टर है। कुछ बच्चों ने कहा था कि फिजिक्स के लिए एक लॉन्ग वीडियो बना दीजिए सर। आज आपके लिए लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं। गोलीय दर्पण, आपको गोलीय दर्पण बताएंगे। गोलीय दर्पण क्या हो? आप थोड़ी कल्पना कीजिए, कांच का एक पारदर्शी और खोखला गोला है। कांच का पारदर्शी जिसके आर पार दिखाई दे और खोखला, अंदर से खोखला गोला है। ये हमने एक गोला बना दिया। खोखला गोला है, कांच का गोला है। इसको कहीं से काट दीजिए। ये हमने इसको यहां से काट दिया। अब इसकी दो सतह हैं। इस भाग को हम देख रहे हैं, ये इसमें उभरी हुई सतह है और ये इसमें झुकी हुई सतह है या धंसी हुई सतह है। यदि हम इसकी झुकी हुई सतह पर पॉलिश कर दें, दर्पण हम लोग अपने घर पे जो देखते हैं वो समतल दर्पण होता है। उसके एक साइड में पॉलिश होती है, दूसरी साइड में हम लोग सामने दर्पण के खड़े होते हैं तो हमें उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो हम लोग जो घर पे प्रयोग करते हैं दर्पण, वो समतल दर्पण होता है। यहां पर गोली दर्पण हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने कांच का एक खोखला लिया, उसको बीच में से काट दिया। एक भाग ये बना और एक ये। हमने क्या किया, ये झुकी हुई सतह पर हमने पॉलिश कर दी। जब प्रकाश इस पर डाला जाएगा, यहां टकराएगा, दूसरी साइड में पॉलिश है तो ये प्रकाश दूसरी साइड नहीं जा सकता। जो ये प्रकाश किरण आ रही है इसको कहते हैं आपतित किरण। टकराने के बाद ये यहां से वापस लौट जाए। टकराकर जो किरण वापस लौटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। जब हमने ये झुकी हुई सतह पर पॉलिश की है और जो परावर्तन हो रहा है प्रकाश का वो उभरी हुई सतह से हो रहा है, तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण है। यदि झुकी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाए और प्रकाश का परावर्तन जो होगा वो उभरी हुई सतह से होगा तो उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। यदि इसकी उभरी हुई सतह पर हम पॉलिश कर दें, अब जो परावर्तन होगा वो कहां से होगा? झुकी हुई सतह से। इस पर प्रकाश डाला जाएगा, प्रकाश आकर के टकराएगा और टकरा करके ये परावर्तित होगा, दूसरे माध्यम में नहीं जा सकता क्योंकि दूसरी साइड में पॉलिश की हुई है। तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, टकराएगी तो ये परावर्तित हो जाएगी। उत्तल दर्पण में प्रकाश फैलता है इसलिए टकराकर ऊपर की ओर जा रही थी। अवतल दर्पण में प्रकाश एकत्रित हो रहा है इसलिए जब टकराएगी आपतित किरण, टकरा करके वापस होगी तो ये नीचे की ओर झुक जाएगी। जब उभरी हुई सतह पर पॉलिश की जाती है और झुकी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। उभरी सतह पर हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। और झुकी हुई सतह पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो इसको कहा जाता है अवतल दर्पण।
तो गोली दर्पण दो प्रकार के हो गए। नंबर फर्स्ट उत्तल दर्पण और नंबर सेकंड अवतल दर्पण। तो आपके चैप्टर में उत्तल दर्पण और अवतल ये दो गोली दर्पण हैं। गोली दर्पण के दो प्रकार हो गए जो अभी मैंने बताए थे आपको। अब गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं वो हम आपको समझाते हैं। उभरी हुई सतह पर हमने पॉलिश की है, झुकी हुई सतह से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन। तो कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। इसमें देखिए पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र। तो जो अवतल गोली दर्पण या उत्तल गोली दर्पण जो हमने बनाए थे, कैसे बनाए थे, कांच का एक खोखला गोला लिया था। क्या लिया था, कांच का एक खोखला गोला। तो ये गोला है, इस गोले का एक केंद्र भी होगा। क्या होगा, गोले का केंद्र। तो जो गोली दर्पण बना हुआ है वो जिस कांच के खोखले से बना है उस कांच के खोखले गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से बना है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस गोले को काट करके बनाया गया था उस गोले के केंद्र को ही उस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वो गोली दर्पण चाहे उत्तल गोली दर्पण हो चाहे अवतल गोली दर्पण हो। अभी हम अवतल गोली दर्पण को लेकर के ही परिभाषा बता रहे हैं। अब आइए दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ये अवतल गोली दर्पण है। इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, मध्य माने बीच का बिंदु, हम लोग यहां आ रहा है, ये इस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं।
जब दर्पण का ध्रुव होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। जब आप इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे दर्पण के, तो ये परिभाषाएं आपको बहुत काम आएंगी। नंबर 3, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ये दर्पण का ध्रुव है P और ये वक्रता केंद्र C। तो मुख्य फोकस बताने से पहले मैं आपको इसकी मुख्य अक्ष बताऊं। पहले आप मुख्य अक्ष देखिए। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाती हुई जो रेखा खींची जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। आप चाहें तो इसको आगे की ओर भी बढ़ा सकते हैं। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये 3 परिभाषाएं होगी अभी आपकी। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते, ये और लिखेंगे। फिर है दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, जो ये दर्पण बना हुआ है इसका मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु, तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस। अब हमें बताना है मुख्य फोकस क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यह आपतित किरण है, टकराने के बाद ये परावर्तित होगी। दूसरी साइड में पॉलिश है, दूसरी साइड ये नहीं जा सकती, तो टकराने के बाद ये वापस होगी। टकरा कर ये जिस बिंदु से होकर जाती है
इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष ये रही, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर जिस बिंदु से जाती है मुख्य अक्ष पर, जिस बिंदु से जाती है उसे क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से जाती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हम दो तरीके से बता सकते हैं। दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से बना है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते। ठीक है, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी। अब फोकस दूरी समझिए, फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसके बीच में फोकस F आ रहा है, तो दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव P तथा
मुख्य फोकस कैपिटल एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, जैसे हमने पीछे की तरफ पॉलिश की तो ये अवतल दर्पण बना था, और यदि झुके हुए भाग पर पॉलिश की तो ये उत्तल दर्पण बना। अवतल दर्पण जिस खोखले गोले से बना हुआ, यदि इसको हम कंप्लीट करें तो इसका गोला इस साइड में कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, ध्रुव इसका मध्य बिंदु P इधर होगा, ध्रुव P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? इसकी मुख्य फोकस होगी, इसलिए इसका ध्रुव इस साइड में होता है बाईं ओर, वक्रता केंद्र इधर होता है, मुख्य फोकस भी इधर होता है, वक्रता त्रिज्या भी इधर होगी और फोकस दूरी भी इधर होगी। जबकि उत्तल दर्पण जो ये बना हुआ है, यदि इसको हम पूरा करेंगे तो इसका गोला इस साइड में पूरा होगा, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, ध्रुव P यहां पर होगा, तो इसकी मुख्य अक्ष ये होगी, वक्रता केंद्र C उस साइड में होगा। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र C कौन सी ओर तरफ था? बाईं तरफ, और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर होगा? दाईं तरफ। फोकस F उत्तल दर्पण में बाईं तरफ, अवतल दर्पण में बाईं तरफ, उत्तल दर्पण में किधर होगा? मुख्य फोकस F बाईं तरफ, तो वक्रता त्रिज्या भी इधर ही होगी और फोकस दूरी भी इस साइड में। अब देखिए, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, विकल्प में 1 नंबर में ये प्रश्न पूछ लेते हैं, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। फोकस दूरी कॉमा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी जो है वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से, और वक्रता त्रिज्या को R से, अर्थात F बराबर R/2। फोकस दूरी F क्या होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी, तो F बराबर क्या होगा? R/2। या अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R बराबर 2F। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है।
तो गोली दर्पण दो तरीके के हमने आपको बता दिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उससे संबंधित परिभाषाएं बता दी कुछ। अब देखिए गोली दर्पण से चित्रों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना। गोली दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता? तो पहले हम आपको अवतल दर्पण से संबंधित कुछ प्रतिबिंब बनाना बताएंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब के बनने की स्थिति जो होती है वो 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार। ये अवतल दर्पण है। यहां पर इसका ध्रुव P जो इस गोली दर्पण का मध्य बिंदु या अवतल दर्पण का मध्य बिंदु, वो इसका ध्रुव हो गया P। वक्रता केंद्र C, ये मुख्य फोकस F। अब प्रकाश जो है 3 तरह से यहां पर जाता है। एक, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। जो प्रकाश की किरण है वो कैसे आएगी? ये मुख्य अक्ष इसके समांतर, बिल्कुल मुख्य अक्ष और प्रकाश की किरण के बीच की दूरी हर जगह कैसी होगी? समान। तो ये प्रकाश किरण जो आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जो है वो टकराने के बाद फोकस F से होकर जाती। पहली स्थिति, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहां से जाएगी? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। दूसरी स्थिति देखिए, ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है, और फोकस F से जाने वाली प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण फोकस F से जा रही है तो वो टकराने के बाद अर्थात परावर्तन जब होगी, परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस F से होकर जाती है, और फोकस F से होकर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति देखिए, दर्पण का मध्य बिंदु जो दर्पण का ध्रुव कहलाता थी, इधर वक्रता केंद्र C, इधर फोकस F। दो स्थितियां हम बता चुके हैं आपको। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तित होती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। दूसरी स्थिति, आपतित किरण, वह आपतित किरण जो मुख्य फोकस F से होकर जाती है, टकराने के बाद जब परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है, फोकस F से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी स्थिति, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और ये नंबर थर्ड। वक्रता केंद्र C से आने वाली किरण, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से आएगी तो टकराने के बाद वक्रता केंद्र C से ही वापस लौट जाए। ठीक है, वक्रता केंद्र C से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र परावर्तित जब होती है तो वक्रता केंद्र C से ही होकर वापस लौट जाती है। ये 3 स्थितियां हैं। प्रकाश
हमेशा दर्पण पर बाईं तरफ इस तरफ से डाला जाता है, कभी भी दाईं तरफ से प्रकाश नहीं डाला जाता। कोई भी दर्पण हो चाहे लेंस, प्रकाश किरण हमेशा बाईं तरफ से डाली जाएगी। इधर से प्रकाश आपतित होगा, परावर्तन किधर भी हो सकता है। तो ये 3 स्थितियां बनी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। दूसरी स्थिति, यदि प्रकाश किरण फोकस F से जाती है तो टकराने के बाद जब यह परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी स्थिति, वक्रता केंद्र C से आने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराएगी तो परावर्तित होकर वक्रता केंद्र C से ही वापस जाती है। अब देखिए प्रतिबिंबों का वर्णन। हमने बताया है कि अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थितियां जो होंगी वो 6 प्रकार की। नंबर फर्स्ट, कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। उभरी सतह पर हमने क्या कर दी है? पॉलिश। झुकी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव P। वक्रता केंद्र इधर होगा, ये वक्रता केंद्र C और इधर फोकस F। तो नंबर फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर रखी है, वस्तु कहां रखी जाएगी? अनंत पर। चलिए वस्तु को अनंत पर रखते हैं। ये वस्तु अनंत पर रखी हुई है। जब इस पर प्रकाश डाला जाएगा, प्रकाश कौन सी तरफ से डाला जाता है? बाईं तरफ से। तो यहां से प्रकाश की एक किरण चलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। और हम आपको बता चुके हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण टकराने के बाद जब परावर्तित होती है तो फोकस F से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जब परावर्तित होती तो कहां से जाती? फोकस F से होकर। दूसरी परावर्तित किरण इधर से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और टकराने के बाद ये भी फोकस F से होकर जाएगी। तो ये दोनों परावर्तित किरणें कहां पर मिल रही हैं? फोकस F पर मिल रही हैं। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहां बनेगा? फोकस F पर बनेगा। ये किरणें जो हैं ये अपने आप एक दूसरे को काट रही हैं। हमें डॉट डॉट करके मिलाना नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है हमें कि ये मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, बल्कि मिल रही है। तो जब किरणें मिलती हैं उन्हें हमें अपनी तरफ से जबरदस्ती नहीं मिलाना पड़ता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो इसमें हम नंबर फर्स्ट बताएंगे, प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस F पर बनता है। प्रतिबिंब फोकस F पर बनेगा। नंबर सेकंड, जो परावर्तित किरणें हैं मुख्य फोकस F से ये जा रही है और ये भी मुख्य फोकस F से जा रही है, ठीक है। तो दोनों अपने आप एक दूसरे को काट रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक बनेगा।
और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक बनेगा और यहां पर देखिए मिल रही तो ये छोटा भी बनेगा, वास्तविक और कॉमा छोटा, मतलब वस्तु से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक कॉमा छोटा बनेगा। और नंबर थर्ड, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा उल्टे बनते हैं, उल्टा बनेगा। जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं वो काल्पनिक बनेंगे। तो जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनेगा। अभी ऐसा लग रहा है फोकस एफ पर बन रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अगर थोड़ा और बड़ा बनाएंगे तो प्रतिबिंब दिखाई देगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब वास्तविक कॉमा छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब में? तो उल्टा बनेगा। दूसरी स्थिति देखते हैं, वस्तु कहां रखी जाएगी? पहले अनंत पर रखी जाएगी। 6 स्थितियों में पहली अनंत, दूसरी वक्रता केंद्र सी के पीछे इधर, तीसरी वक्रता केंद्र सी पर, चौथी वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच, पांचवी फोकस एफ पर और छठवीं फोकस एफ और ध्रुव के बीच। ये 6 स्थितियां बनती जहां वस्तु रखी जाती है। तो नंबर सेकंड, अब हम प्रतिबिंब वस्तु को कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र सी के पीछे। ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा? इसका ध्रुव होगा, ध्रुव पी। इधर वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, ये सी फोकस एफ। पहली स्थिति में हमने वस्तु को अनंत पर रखा था। अब कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र सी के पीछे। ये वस्तु रखती है। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है, टकराने के बाद जब वो परावर्तित होती है तो कहां से जाती है? फोकस एफ से होकर। तो ये परावर्तित किरण फोकस एफ से होकर जाएगी। दूसरी किरण फोकस एफ से होकर जाएगी और टकराने के बाद जो किरण फोकस एफ से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों किरणें यहां पर काट रही हैं, तो यहां प्रतिबिंब बनेगा। देखिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में। कैसा बन रहा है? उल्टा। ये वस्तु सीधी रखी है और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? वास्तविक। तो वस्तु को हमने कहां रखा? फर्स्ट चीज जब वस्तु अनंत पर रखी थी, सेकंड में कहां रखा? वक्रता केंद्र के पीछे। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी के पीछे रखी है तो नंबर फर्स्ट, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में। प्रतिबिंब कॉमा वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच बनेगा। नंबर सेकंड, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा प्रतिबिंब है तो कैसा होगा? ये वास्तविक होगा। प्रतिबिंब वास्तविक
और कॉमा, वस्तु से छोटा, छोटा बनेगा। ठीक है, और बता चुके हैं वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और बन भी रहा है उल्टा, में दिखाई दे रहा है। नंबर थर्ड, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। दो स्थितियां होगी। नंबर थर्ड, उभरी हुई सतह पर हमने पॉलिश कर दी, झुकी हुई सतह से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। ध्रुव दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो इसका ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र, जिस गोले से ये दर्पण बनाया गया है उस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा इसकी मुख्य अक्ष, इधर फोकस F। पहली स्थिति में वस्तु को कहां रखा था, अनंत पर। दूसरी स्थिति में वस्तु को कहां रखा था, वक्रता केंद्र C के पीछे। अब तीसरी स्थिति में वस्तु को कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर हमने ये वस्तु रख दी। एक प्रकाश किरण यहां से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो टकराने के बाद जब परावर्तित होती है तो कहां से जाती है, फोकस F से होकर। जब ये किरण टकराने के बाद यहां से परावर्तित होगी तो कहां से जाएगी, फोकस F से होकर जाएगी। दूसरी किरण जो फोकस F से होकर जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है, और जो प्रकाश किरण फोकस F से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां पर ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर काट रही है मुख्य अक्ष से, जब इस पर लंब डालेंगे तो ये प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र C पर ही बन रहा है। अर्थात जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, वास्तविक। और ये प्रतिबिंब जो है ये वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है। वस्तु को कहां रखा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर
रखी है। तो जब वक्रता केंद्र सी पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? नंबर फर्स्ट, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बनेगा। नंबर सेकंड, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब उल्टा, कॉमा, वस्तु के आकार का बनेगा, अर्थात जितनी वस्तु की लंबाई होगी उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के आकार का बनेगा। नंबर थर्ड, उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? वास्तविक। और वैसे भी समझ सकते हैं आप, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है। कई चीजों से, एक तो उल्टा प्रतिबिंब है इसलिए वास्तविक है, क्योंकि उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक ही होते हैं। दूसरी चीज, दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने, पीछे पॉलिश है, पीछे प्रतिबिंब नहीं बन सकता, पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो वो आभासी होगा। सामने बन रहा है, इससे भी हमें पता चल रहा है प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरी, जो परावर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर स्वयं काट रही हैं, हमको जबरदस्ती इनको मिलाना नहीं पड़ रहा है कि डॉट डॉट करके हमने मिलाया कि ऐसा लग रहा है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, वो स्वयं एक दूसरे से मिल रही है। तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तीन स्थितियां हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। शेष तीन स्थिति और उससे आगे की चीजों के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।